एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में एक जीवित बचा इंसान जमीन में खुदाई करते हुए अचानक एक बम निकाल लेता है। वह हंसकर पूछता है, यह काम करेगा भी या नहीं? और इसी के साथ शुरू होती है हॉलगोलैंड नाम की एक अजीब और गरीब अंतिम दिनों की बस्ती की कहानी। यह एक छोटा सा द्वीप है जहां संसाधन इतने सीमित हैं कि हर बच्चे के जन्म के साथ एक इंसान की मृत्यु अनिवार्य है। एक युवा मां ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन पूरे गांव में किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। सबसे ज्यादा परेशान है द्वीप का धार्मिक नेता, जो गंभीरता के साथ चट्टान की ओर चलता है, क्योंकि यहां नियम है, नए जन्म के बदले एक मौत, और आज मरने की बारी उसी की है। वह चट्टान से कूदता है, पर समुद्र में गिरने की जगह बस नीचे एक चट्टानी हिस्से पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन जिंदा बच जाना ही उसके लिए राहत है, क्योंकि अब उसे आगे के सिरदर्दों से छुट्टी मिल गई। लेकिन मामला खत्म नहीं होता। जैसे ही वह गिरता है, डॉक्टर को वापस डिलीवरी रूम में बुलाया जाता है, क्योंकि पता चलता है कि महिला के पेट में दूसरा बच्चा भी है। अब एक और जन्म मतलब एक और मौत का फैसला करना पड़ेगा। द्वीप की कमेटी इकट्ठा होती है। इस कमेटी का मुखिया है आर्टलिस, जो यहाँ का नाम मात्र का मेयर नहीं बल्कि असली शासक है। नियम के अनुसार इस द्वीप पर सिर्फ 513 लोग ही जिंदा रह सकते हैं। रिसोर्स कम है, इसलिए वैज्ञानिक गणना के अनुसार 514वां व्यक्ति जीवित रहने लायक भोजन और पानी पैदा नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति के पास स्कोर होता है। अच्छा काम करो तो पॉइंट बढ़ते हैं, गलत करो तो कम हो जाते हैं। और जब मौत का फैसला आता है तो सबसे कम स्कोर वाले 3 लोगों की सूची बनती है, और बाकी 510 लोग वोट करते हैं कि इनमें से कौन मरेगा। इस बार आखिरी 3 लोग ये हैं। एक नौजवान लड़का जिसने किसी की कार का नुकसान कर दिया था। 2, एक बुजुर्ग महिला जो कमजोर है और हमेशा उदास रहती है। 3, एक छोटा सा चोर जिसने अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई चुराई थी। फैसले से एक दिन पहले इन तीनों को मौका दिया जाता है कि अगर वे कुछ अच्छा करें और पॉइंट बढ़ा लें तो उनका नंबर ऊपर जा सकता है। नौजवान को अचानक मौका मिल जाता है। एक बच्चा किसी का सामान गिरा देता है और उसका भुगतान नहीं कर सकता। आर्टलिस का बेटा उसे सलाह देता है, खाना दो, जोर से बोलो ताकि सब सुने। अच्छा काम करना है, लेकिन दिखना भी चाहिए। योजना सफल होती है। लड़का 1 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन आर्टलिस का बेटा बाहर से होशियार और दयालु लगता है, लेकिन असल में वह बेहद चालाक और खतरनाक इंसान है। वह गुप्त रूप से कई महिलाओं को भोजन का लालच देकर गलत तरीके से इस्तेमाल करता रहा है। आज वह खाद्य भंडार की रखवाली कर रहा है और गरीब चोर की पत्नी से सौदा करने की कोशिश कर रहा है। वह महिला मन से नहीं चाहती, पर भूख उसे मजबूर कर देती है। लेकिन तभी बाहर से खतरे का अलार्म बजता है। द्वीप पर कुछ भूमि निवासी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टलिस का बेटा गुस्से में निकल जाता है, सिर्फ एक छोटा सा फूड कैन देकर, और उल्टा मजाक उड़ाता है, मैंने भी तो तुम्हें खुश नहीं किया, इसलिए एक ही कैन फेयर है। बाहर हमलावर वास्तव में गरीब शरणार्थी होते हैं। मिलिशिया का कप्तान पहले एक को मारकर बाकी को भगाने का आदेश देता है, लेकिन आर्टलिस का बेटा तीनों को बर्बरता से मार देता है। कप्तान गुस्सा होता है, लेकिन आर्टलिस का बेटा, जिसे अपनी मां तक से डर नहीं, किसी की परवाह नहीं करता। अगले दिन मौत का मतदान शुरू होता है। डबल बेबी को बढ़ने देने का फैसला लगभग सर्वसम्मति से पास हो जाता है। अब बारी है, किसे मरना चाहिए? मिडिल एज महिला? बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। बुजुर्ग महिला? थोड़े ज्यादा। चोर? बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं। हालांकि सब मानते हैं कि उसने मजबूरी में चोरी की थी, लेकिन नियम तो नियम। यह सुनकर चोर की पत्नी भड़क उठती है। वह गुस्से में सबके सामने आकर कहती है, मैं भी वोट करती हूं, और मेरा वोट है आर्टलिस का बेटा। लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर वह जोर से बताती है कि आर्टलिस का बेटा कैसे भोजन के बदले उसे मजबूर करता था। आर्टलिस बेटे की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एक कर कई महिलाएं खड़ी होकर गवाही देती हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। पूरा गांव सदमे में है। आर्टलिस का बेटा बेशर्मी से कहता है, यह बस लेन देन था, सौदा था। इस एक वाक्य से वह अपने अपराध खुद स्वीकार कर लेता है। खाद्य चोरी, धमकाना, शोषण, तीनों मौत के बराबर अपराध। आर्टलिस पूरी तरह फंस जाता है। वह मजबूरी में मतदान कराता है और लगभग पूरा गांव वोट डाल देता है कि बेटे को मरना चाहिए।
लेकिन आर्टलेस गुस्से में घोषणा करता है, मतदान पास हुआ, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं मारूंगा। नियम जाए भाड़ में, मैं उसे बस द्वीप से निकाल रहा हूं। जो इसका विरोध करता है सामने आकर मुझसे लड़ ले। द्वीप के लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। आर्टलिस का बेटा मिलिशिया की अगली यात्रा में भूमि पर भेज दिया जाता है। भूमि के बारे में कहा जाता है कि वहां मौत, वायरस और नरभक्षी बसते हैं। वह घबराया हुआ मिलिशिया को रिश्वत देने की कोशिश करता है, एक बीफ कैन और एक स्कॉच की बोतल से। मिलिशिया के अधिकारी हंसते हुए गोली चलाते हैं और उसे धक्का देकर भगा देते हैं। अगला काम है भूमि निवासियों के साथ व्यापार करना। उधर का नेता खुद को काउंट कहता है, लेकिन असल में वह एक निर्दयी डाकू सरदार है जो इंसानों को मुर्गियों की तरह काट देता है। दोनों पक्ष कई बार से आपस में सौदा कर रहे थे। छोटा सा टापू साफ सुथरा था, खेती लायक जमीन थी, इसलिए अनाज और सब्जियां पैदा होती थी। लेकिन दूसरी तरफ पूरी जमीन तबाह हो चुकी थी। हर तरफ खंडहर, टूटे शहर, पर धातु और मशीनों का कबाड़ बहुत था। दोनों ही अपनी अपनी जरूरतें पूरी करते थे। इस बार मिलिशिया टीम सर्दी की वैक्सीन खरीदना चाहती थी ताकि डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हुए असली वायरस की दवाई बना सके। लेकिन वो जू यानी डाकुओं का सरदार जो सामने से खुद को काउंट कहता था, उसके पास सिर्फ एक्सपायर वैक्सीन थी। आखिर दुनिया खत्म होने के बाद नई वैक्सीन कौन बनाएगा? इधर डॉक्टर के अपने बेटे की टीम अलग रास्ते पर थी। रास्ते में उसे कुछ आवारा किशोर मिले। ये बात कोई अनोखी नहीं कि उनके पास भी वैक्सीन थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वैक्सीन बिल्कुल नई, अभी अभी तैयार की हुई थी। इन लड़कों का दावा था कि उन्हें एक वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला वाली नाव मिली थी, पूरी की पूरी सही हालत में। वो उसमें बैठकर लगातार वैक्सीन बना सकते थे। उन्होंने डॉक्टर के बेटे को एक शीशी दे दी और कहा कि उनके पास पूरी एक डिब्बी और बची है। बदले में उनकी एक ही शर्त थी, उन्हें टापू पर जगह चाहिए। डॉक्टर का बेटा यह फैसला नहीं ले सकता था। ऊपर से लड़कों की संख्या ज्यादा थी और वो बहुत पास खड़े थे। उसे डर लगा कि कहीं ये सब मिलकर उसे घेर न लें, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग गया और उसका डर सही था। उधर मिलिशिया की मुख्य टीम वापसी के लिए नाव की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक जंगली जमीनी आदमी ने उन पर हमला कर दिया। इस आदमी को टापू वालों से नफरत थी। बिना वजह, बिना कुछ सोचे उसे मार गिराया गया, लेकिन समस्या हो चुकी थी। झड़प में एक सैनिक का मास्क गिर गया। वो सीधे संक्रमित के चेहरे से टकरा गया। अब उसके संक्रमित होने की पूरी संभावना थी। टीम ने जल्दी से नाव चलाई और निकल गए। डॉक्टर का बेटा भी कूदकर नाव पर चढ़ गया। तभी उसे पता चला कि उसका सूट भी फटा हुआ है, कहीं टकराव के दौरान चीर गया था। तभी पीछे से एक आवारा किशोर नाव पर कूद आया और बोला कि वो भी उसके साथ चलेगा। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मिलिशिया उसे गलत समझ बैठी और मार डाला। मिलिशिया वालों को लगा कि जो किया सही किया। ये रवैया ही उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए था। टापू पर लौटते ही डॉक्टर के बेटे को 7 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया। वही हाल उस सैनिक का भी हुआ जिसका मास्क गिरा था। डॉक्टर दोनों की निगरानी खुद कर रहा था। डॉक्टर का बेटा बिल्कुल ठीक लगता रहा, ऊर्जा से भरा हुआ। लेकिन मास्क गिरने वाला सैनिक बुरी तरह बीमार हो गया। खांसी, उल्टियां, गला जैसे ब्लेड से कट रहा हो, शरीर पर लाल दाने। उसे लगता था कि यह जुकाम है, जबकि असल में वो तेजी से संक्रमित हो चुका था। डॉक्टर वैक्सीन की बोतल पर प्रयोग करता रहा। उसे वैक्सीन असली लगी, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। उसे ज्यादा दवाइयों की जरूरत थी, क्योंकि इस वैक्सीन के जरिए वो असली इलाज का फॉर्मूला बना सकता था। फिलहाल उसके पास इतना ही था कि वो सैनिक पर एक ट्रायल इंजेक्शन दे सके। अच्छे शब्दों में यह उसका सबसे बेहतरीन इलाज था। सीधे शब्दों में यह दवा शायद काम ही ना करे। अगले दिन डॉक्टर ने जमीन से 2 बड़े पार्सल मंगवाए। डिब्बे खोले तो उसमें एक आदमी और एक औरत, दोनों जिंदा इंसान थे। डॉक्टर ने उन्हें प्रयोग के लिए खरीदा था। पहले उन्हें वायरस लगाया जाना था, फिर उसकी बनाई दवा देनी थी, ताकि पता चले कि इलाज काम करता है या नहीं। डॉक्टर खुद को समझाता रहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग 4 हफ्ते आराम से रहेंगे, खाना पीना मिलेगा, कोई उन पर हमला नहीं करेगा, और अगर इलाज सफल हुआ तो इन्हें टापू में बसने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ही इंसानियत को धोखा दे रहा था, क्योंकि इतने सालों से उसकी रिसर्च एक भी सफल कदम नहीं बढ़ी थी। आखिरकार मास्क गिरने वाला सैनिक मर गया। डॉक्टर का बेटा अपनी शर्ट उठाकर देखता है, उसके शरीर पर भी वही अजीब लाल दाने उभर आए हैं।
असलियत यह है कि डॉक्टर को पहले दिन ही पता चल गया था कि उसका बेटा संक्रमित है, लेकिन वह मानना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो इस बात को बोलेगा नहीं तो शायद बीमारी सच भी ना हो। अगले दिन टापू पर ऐलान किया गया कि सैनिक मर गया है। पहले तो सब दुख दिखाते हैं, फिर अचानक एटलस, स्वयं घोषित नेता, बात को घुमा देता है और मिलिशिया कमांडर को ही दोषी बताने लगता है। कमांडर विरोध करता है, लड़ाई में मौतें होती हैं, लेकिन एटलस उसकी सुनता नहीं। वो उसका पद छीनना चाहता है, उसके 100 पॉइंट काटना चाहता है और वहीं वोट कराने की कोशिश करता है। मतदान बराबर बराबर फंस जाता है। तभी पीछे से बच्चों की खांसी गूंजने लगती है। ये बच्चे वोट नहीं दे सकते, लेकिन बीमारी की चपेट में आ रहे थे। चंद सेकंड में पूरा हाल घबरा गया। लोग इधर उधर भागने लगे। एटलस अकेला मंच पर खड़ा रह गया, बिना किसी दर्शक के। वह चीखता रहा कि सबके पॉइंट काटूंगा, सबको सजा दूंगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अपनी बेइज्जती मिटाने के लिए उसने तुरंत कमेटी जुटाई और बच्चों की बगावत रोकने के नाम पर नया कानून बना दिया। अब अगर बच्चे गलती करेंगे तो सजा उनके माता पिता को मिलेगी। इससे बच्चे डर गए और हालात फिर से टापू के कंट्रोल में आ गए। दूसरी तरफ देखते हैं एटलस का बेटा, जिसे टापू से निकाल दिया गया था, अब बिल्कुल गरीब हाल में घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब अमीर बूढ़ी औरत मिलती है। ये औरत न खेती करती है न काम, फिर भी उसके पास धन दौलत की कमी नहीं, क्योंकि उसका काउंट यानी डाकू सरदार से गहरा रिश्ता था। वह बस गाड़ी में तेज म्यूजिक बजाती घूमती थी और शहर वाले उसे प्रोटेक्शन मनी देते थे। औरत महामारी से इसलिए बची क्योंकि वो हर चीज पर शराब छिड़कती रहती थी, खेत, घर, हवा, सब, लेकिन खुद पर शराब डालकर सिगरेट नहीं जला देती, इसलिए जिंदा है। एटलस का बेटा उसे खुश करने के लिए पूरा कपड़ा उतार कर दिखाता है कि वो संक्रमित नहीं है, न सीने पर दाने, न जांघों पर, न कहीं और। बूढ़ी औरत उसे देखती है और मन ही मन लार निगलती है, आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। पर लड़का उसे प्यार नहीं करता, उसे पसंद था बस उसका खजाना। जैसे ही औरत अपना खजाना एक ट्रंक में भरती, लड़का उसे प्यार से मारता, कभी गले लगाकर, कभी झटके से, कभी इतनी जोर से जैसे हथौड़े की मार। और रात खत्म होने तक उसने बूढ़ी औरत को ही खत्म कर दिया। अब उसके सारे खजाने उसी के हो गए। वह गाड़ी में खजाना भरकर सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में एक पागल सी लड़की मिली। उसने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन लड़की बोली, पागल हो क्या? तुमसे चोरी करूंगी तो भी खजाना मेरा ही होगा। लड़की के साथियों ने उसे पकड़ लिया। वो उसे 1 हफ्ते का रोस्ट मीट बनाने वाले थे कि लड़के ने चिल्लाकर कहा, मुझे काउंट से मिलाओ। लोगों ने सोचा कि बूढ़ी औरत को इसने ही मारा है तो काउंट को बेचकर मजेदार इनाम मिलेगा। वे उसे काउंट के पास ले गए। काउंट बूढ़ी औरत की मौत पर दुखी नहीं हुआ। उसे फर्क सिर्फ एक बात से पड़ा, यह लड़का एटलस का असली बेटा था। काउंट ने एक बोतल एंटीबायोटिक देकर उसे खरीद लिया। इस सौदे में वह पागल लड़की पूरी तरह घाटे में रही। 1 हफ्ते का रोस्ट मीट गया, पूरा खजाना गया और बदले में सिर्फ एक दवा की शीशी मिली। यहीं तक एपिसोड 1